हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो कि इन वेक्टर्स का यूज़ कैसे होता है फिजिक्स के अंदर। हाउ डज वेक्टर्स यूज़ इन फिजिक्स। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके एग्जाम्पल बताए थे, जैसे आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। तो इनका देखो, जैसे मैंने वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ना, सेम वेक्टर हैं। जैसा वेक्टर ये है वैसा ही वेक्टर ये है। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर आपका फोर्स का है ना, तो ये वेक्टर भी आपका फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। अगर ये आपका वेलोसिटी दिखा रहा है तो ये आपका वेलोसिटी दिखा रहा है। लेकिन जो वेक्टर सी है ये आपका उनसे अलग है। अगर ये वेक्टर दोनों फोर्स के हैं तो मान लिया मैंने कि आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, जैसे मैंने कहा मैंने दो फोर्सेज को जोड़ना है, तो दोनों फोर्सेज ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स के अंदर हम दूसरा डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे या किसी फोर्स के अंदर हम वेलोसिटी को जोड़ देंगे। तो हम किसी भी डिफरेंट क्वांटिटी को किसी डिफरेंट क्वांटिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, जैसे सपोज करो आपके पास में एक ये ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस के ऊपर रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो आपके एक फोर्स लगा इस साइड से। मैंने कहा ये फोर्स आपने लगाया। मैंने कहा आपने जो फोर्स लगाया मैंने इसको बोल दिया ये आपका फोर्स है F1 जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, मैंने बोल दिया भाई इसकी जो आपके जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने बोल दिया कि वो मैग्नीट्यूड आपकी है 15 न्यूटन, कि आप 15 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो। लेकिन आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हिला भी नहीं। तो आपने क्या किया, सपोज करो आपने अपने भाई को बुलाया और कहा कि भाई इसको आगे की तरफ हमें लेके जाना है तो इसके ऊपर फोर्स लगाए। तो सपोज करो आपके भाई ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, वो इस साइड लगाया, यहाँ पे उसने फोर्स लगाया। मैंने कहा उसने जो फोर्स लगाया वो लगाया आपका F2। मैंने कहा भाई आपका जो फोर्स F2 है ये बोल दिया मान लो 30 न्यूटन। 30 न्यूटन फोर्स उसने लगाया। तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब देखो इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये जो डिस्टेंस है प्लस में इसकी कुछ ये एक डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस भी इसके पास में है, डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था अभी यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ ना वो आपका ये हुआ। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैंने इसको दिखा दिया S से। ये जो आपका जो स्मॉल s है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ ना कुछ उसका मोशन होगा। अगर उसका मोशन होगा तो कुछ उसकी स्पीड भी होगी, और स्पीड होगी और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो दोनों चीज़ें अगर वो रखता है तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो उस वेलोसिटी वेक्टर को शो करने के लिए मैंने ये उसका वेलोसिटी वेक्टर बना दिया कि ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। ये मैंने बोल दिया इसकी वेलोसिटी आपकी v है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो मैं इसके अंदर क्या बता रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर फोर्स जब F1 लगाया आपने, ये यहाँ से नहीं हिला। लेकिन जैसे ही इसके साथ आपके F1 के साथ F2 ऐड हो गया तो आपका जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुँच गया। तो यानी कि मैं कहूँ भाई बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा। तो मैंने कभी जो रिजल्टेंट फोर्स लगा वो आपका F लगा। तो अगर आप F निकालोगे तो वो आपका किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा आपका आपका फोर्स प्लस में आपके भाई का फोर्स। तो आपके पास में आ जाएगा F1 प्लस में F2। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड करूँगा। तो देखो आपका दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है वो आपके 15 न्यूटन, प्लस में जो आपके भाई ने लगाया वो आपका है 30 न्यूटन। तो जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लगा वो कितना लगा आपका 18 न्यूटन। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड। ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब मान लो
जब आप अपने भाई को बुलाने के लिए गए थे तो उसका दोस्त भी वहाँ पे बैठा था। और हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे खुरापाते दिमाग के बच्चे होते हैं, अगर मान लो कहीं पे भी कोई गाड़ी फंसी है, उस गाड़ी को निकालने के लिए कुछ लोग उस गाड़ी को धक्का देते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा सारे लोग इस साइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, सब लोग होंगे वो इस साइड इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खुरापाती दिमाग का बच्चा होगा जो इसके अपोजिट साइड में फोर्स लगाएगा। तो ऐसा ही क्या हुआ, उसका जो दोस्त आया उसके साथ उसने क्या किया, उसने इस साइड फोर्स लगाने की बजाय क्या किया, उसके अपोजिट साइड फोर्स लगा दिया। ये फोर्स आपका इस साइड लग गया। मैंने कहा ये आपका जो फोर्स लगा वो लगा आपका F3, और ये F3 है जो आपने फोर्स लगाया और आपके भाई ने फोर्स लगाया, उसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा जो आपकी जो F3 की वैल्यू है ना वो दे रखी है मान लो 20 न्यूटन। अब मैंने पूछा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा। तो अब मैं अगर इसके ऊपर नेट फोर्स निकालूंगा तो वो आपके पास में क्या आएगा, आपने फोर्स लगाया प्लस में आपके भाई ने फोर्स लगाया और माइनस में आपका जो भाई का दोस्त है उसने फोर्स लगाया F3। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि उसने जो फोर्स लगाया ना आप दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव आपका जो शो कर रहा है वो क्या कर चीज़ को शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव मानी थी ये क्वांटिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है उसके जो वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या बनेगा, 50 आपने लगाया प्लस में 30 आपके भाई ने लगाया माइनस में 20 उसके दोस्त ने लगाया, तो टोटल आप निकालोगे तो क्या आएगा 16 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 16 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर देखो मान लो हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, मान लो मेरे को ऐड करना है कि 2 + 2, तो मैंने ऐड कर दिया वो हो गया आपका 4। लेकिन जब किसी वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो जैसे मान लो एक और एग्जांपल इसके साथ लेके चलते हैं। सपोज करो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये आपका F1 फोर्स है, ये मान लो आपको वही 50 न्यूटन है। अब क्या किया, आपके भाई को आप बुला के लाए और वो उसके ऊपर फोर्स लगाने लगा, तो मान लिया उसने इस ऑब्जेक्ट के इस साइड में एक रस्सी बांधी और उसको खींचने लगा, तो रस्सी के जो फोर्स जो रस्सी खींचेगी वो आपकी इस डायरेक्शन में खींचेगी। तो मैंने कह दिया उसने जो फोर्स लगाया आपका F2 अब लगाया 30 न्यूटन। अब मेरे से कोई पूछे बताओ भी इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका F वो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा आपका F1 प्लस में वेक्टर F2। तो क्या मैं जैसे यहाँ पे 50 + 30 किया था तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 50 प्लस में 30 = 80 न्यूटन। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या उसका मतलब कोई इन दोनों पार्ट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है? यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है डायरेक्शन का। और वेक्टर को हम इसी वजह से पढ़ते हैं कि वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है। तो जब मैंने रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकाला था तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, तो मैंने दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई F2 की, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपका ये मेथड गलत हो जाएगा। तो अब इन फोर्सेज, इस प्रकार के फोर्सेज को ऐड करने के लिए हम डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, जिसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं। तो सारे लॉज इसी डायरेक्शन की वजह से आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपके पास में एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मान लो आपके पास में वेक्टर्स दे रखे हैं और वेक्टर्स को ऐड करना है आपने। मान लो आपके पास में 2 वेक्टर दिए और दोनों को आपने ऐड करना है। तो अब जैसे मैंने कहा भाई आपका जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो क्या होता है, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड बाय सिंपल एडिशन ऑफ नंबर्स। तो मैंने अभी बताया था कि 2 + 2 को अगर ऐड करते हो तो 4 होता है, लेकिन 2 फोर्सेज को 50 + 30 को ऐड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका 4 ही आए, वो आपका कुछ अलग भी आ सकता है क्योंकि उसके पास में डायरेक्शन भी है। तो जैसे अब जैसे मैंने कहा था भी आपने जो फोर्स लगाया प्लस में आपके भाई ने फोर्स लगाया, तो दोनों का फोर्स जो आपका F1 प्लस में F2 आया, मैंने उसको इक्वल रख दिया था F के। वो जो F था ना वो क्या था, अब दोनों का रिजल्ट था।
आपने फोर्स लगाया वो प्लस में आपके भाई ने फोर्स लगाया, वो दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो क्या आया, आपका एफ आया। तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो फोर्स का जो वेक्टर बना वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज डिनोटेड एज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स। ये कह रहे रिजल्टेंट वेक्टर एक वो वेक्टर है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि किन्हीं इंडिविजुअल या अलग अलग वेक्टर्स ने पैदा किया है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया था F1, आपके भाई ने लगाया F2, तो उनका जो रिजल्टेंट आया था वो आया था आपके पास में F। तो जो F की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 80 न्यूटन। तो वो क्या है, वो आपका 80 न्यूटन इस R का मैग्नीट्यूड था। तो उन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्ट निकला था वो क्या निकला था, ये R निकला था। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मान लो आपका एक वेक्टर A है। अब मैंने वहाँ पे A की जगह क्या ले लिया था, F ले लिया था, फोर्स ले लिया था। तो वहाँ पे A की जगह F1 हो गया था, B की जगह F2 हो गया था। जो आपने फोर्स लगाया वो आपका F1 था, आपके भाई ने फोर्स लगाया वो आपका F2 था। तो A और B को मैंने फोर्स वेक्टर में चेंज कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल वेक्टर की ही बात करता हूँ, अभी फोर्स की बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास में वेक्टर A दे रखा है, वेक्टर B दे रखा है, और देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि देखो आपको दिख रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, B की लेंथ कम है। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल हो कितना होगा, 0 डिग्री। तो अब अगर एंगल 0 डिग्री है तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ R। तो आपका जो रिजल्टेंट R आएगा वो क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू A प्लस B। सेकेंड क्या है कि वेक्टर A तो आपका ऐसे कैसे है, लेकिन मैंने क्या किया, वेक्टर B की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। जैसे ही मैंने वेक्टर B की डायरेक्शन को अपोजिट किया और मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था। अब जैसे वो एग्जांपल याद करो, आपने फोर्स लगाया F1, आपके भाई के फोर्स को हटा दो, आपके भाई के जो दोस्त ने फोर्स लगाया था F3 और आपका जो F1 फोर्स लग रहा है वो क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका F1 में से F3 को माइनस करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब इस साइड देखो A का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, B का मैग्नीट्यूड कम है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, A की डायरेक्शन में होगा। और ये भी कन्फर्म है कि A में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो भी क्या आएगी, कम। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। और देखो यहाँ पे रिजल्टेंट देखो ये बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि वेक्टर A में से वेक्टर B घट गया, उसको माइनस कर दिया, तो देखो जो हिस्सा बचेगा ना वो सिर्फ ये इतना ही आपका वेक्टर बचेगा, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब मान लो कोई दो आपके वेक्टर्स हैं, उनके बीच में कोई एंगल दे रखा हो थीटा डिग्री है। अब क्या है कि न तो वो 0 डिग्री के ऊपर है एक दूसरे के, न ही वो 180 डिग्री पे हैं। अब क्या वजह से, मान लो वेक्टर A इस साइड है, वेक्टर B इस साइड है, और मेरे को बोला है कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो अब देखो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे वेक्टर A है, इसको ऐसे कैसे लिखा, जिसके साथ इसको ऐड करोगे, वेक्टर A के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर B को। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर जो A है इसका ये हेड है, इस हेड के ऊपर वेक्टर B का टेल को रखेंगे। वेक्टर B के टेल को जब इसके हेड के ऊपर रखेंगे तो आपका जो पोजीशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि वेक्टर A आपका ये हो जाएगा और वेक्टर B ये हो जाएगा। देखो सेम है, मैंने बताया था वेक्टर आपका फ्री होता है, किसी वेक्टर को उठा के कहीं से भी कहीं पे भी रख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से वेक्टर B को मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया, यानी कि वेक्टर B की न तो डायरेक्शन चेंज हुई ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो अब मैंने क्या करना है, वेक्टर A और B का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो मैंने बताया जब भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक के हेड के ऊपर दूसरे की क्या रख देंगे, टेल। तो जो पहले वाले की जो टेल होगी ना उसको डायरेक्ट मिला देंगे दूसरे वाले के हेड से। जैसे ही दूसरे वाले वेक्टर के हेड से उसको मिलाएंगे, जो ये जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना ये आपका R कहलाएगा।
तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमने ये ध्यान रखना है कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखी होनी चाहिए। तब पहले वाले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला देंगे तो वो वेक्टर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बी को ऐसे उठा के रखूँ। अब की बार मैंने क्या किया, बी को मैंने ऐसे कैसे रखा। अब मैंने क्या किया, ए को उठाया। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया था कि भाई जब भी जोड़ेंगे तो हमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रख देंगे। तो मैंने क्या किया, अब की बार बी को ऐसे कैसे रखा, ए को उठाया और इस बी के ऊपर रख दिया यहाँ पे इसके हेड के ऊपर। तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका बी वेक्टर ऐसे कैसा, इसके हेड के ऊपर मैंने वेक्टर ए रख दिया है। अब क्या करोगे, जो बी का जो टेल है उसको मिला दोगे वेक्टर ए के हेड से। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये भी आपको किसकी डायरेक्शन देगा, ये आपके वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसकी डायरेक्शन देगा। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपके पास में ये वेक्टर्स दे रखे हैं और आपसे बोले कि भाई चारों वेक्टर्स को ऐड करो और बताओ नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब देखो इनको अलग अलग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, वेक्टर सी की डायरेक्शन ये है, वेक्टर डी की डायरेक्शन ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर ए और बी को उठाया। तो देखो वे की डायरेक्शन ये है तो वेक्टर ए ऐसे कैसे रख दिया, ऐसे मैंने बी को उठाया और ऐसे कैसे रख दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, वेक्टर ए के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर बी के टेल को रखा है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बना वो मैंने बोल दिया आपका पी है। तो मैंने क्या किया, ए के टेल को मिला दिया डायरेक्ट बी के हेड से। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर पी आया वो क्या आ गया, ए प्लस बी। अब क्या हुआ, मेरे पास में इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट क्या आ गया, पी। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप भूल जाओ। अब आपके पास में क्या बचा, वेक्टर पी। तो अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर पी को उठाया और ऐसे कैसे रख दिया, जिस डायरेक्शन में वेक्टर यहाँ पे है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे है। तो मैंने इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, कोई इसकी लेंथ चेंज नहीं की। अब क्या हुआ, मैंने ए और बी को तो ऐड करके वेक्टर पी निकाल दिया। अब आ जाओ वेक्टर सी के। अब देखो वेक्टर सी की डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर सी को उठाओ और पी के हेड के ऊपर रख दो। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर सी को उठाया और पी का हेड ये रहा, इसके ऊपर वेक्टर सी को रख दिया। तो पी के टेल को जब मैं वेक्टर सी के हेड से मिला दूंगा तो मेरा नया रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उसको मैंने नाम दे दिया आपका वेक्टर क्यू है। तो आपका जो वेक्टर क्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी प्लस में वेक्टर सी। तो आपके पास में ये वेक्टर क्यू की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या, वेक्टर डी। अब क्या करो, यहाँ से वेक्टर क्यू को यहाँ से उठाओ, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, नहीं इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। इसको मैंने उठाया ऐसे कैसे रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से वेक्टर डी को उठाया सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में ऐसे कैसे रख दिया। जैसे यहाँ पे वेक्टर डी इस साइड है तो यहाँ पे भी इस साइड है। तो मैंने क्या किया, क्यू वेक्टर के हेड के ऊपर वेक्टर डी की टेल को रख दिया। अब क्या किया, मैंने क्यू वेक्टर का जो टेल था उसको मैंने डायरेक्ट मिला दिया वेक्टर डी के हेड से। तो जो मेरा नया रिजल्टेंट वेक्टर बना वो मैंने बोल दिया आपका वेक्टर आर है। तो आपका जो वेक्टर आर आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर क्यू प्लस में वेक्टर डी। अब देखो वेक्टर क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही पी प्लस में सी, और वेक्टर पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस में बी। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। वेक्टर आर इज इक्वल टू आया था आपका क्यू प्लस में डी, मैंने क्यू की जगह पुट कर दिया पी प्लस में सी, और डी आपका ऐसे कैसा, और पी की जगह के मैंने पुट कर दिया, वो कर दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी प्लस डी ऐसे कैसा। तो मेरा जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आया दोनों को ऐड करने के बाद वो आपके पास में ये आया। तो यहाँ से एक बात चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जब भी मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूँगा तो एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखता हूँ, लेकिन जब मैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालता हूँ तो दोनों की टेल को मिलाऊंगा या दोनों के हेड को मिलाऊंगा, और जो उन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल होगा वही क्या होगा, उन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल या हेड मिलना ज़रूरी है, और जब दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल आना ज़रूरी है, तभी हम उन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल पाएंगे। अब आते हैं हमारे पास में, जैसे एक ये एग्जाम्पल दिया है। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप चले और यहाँ पे पहुँच गए इस पॉइंट ए के ऊपर, तो आपका ये वेक्टर बना ओ ए। तो यहाँ से आप पॉइंट ओ से चल के पॉइंट ए के ऊपर पहुँच गए, यहाँ से चले अब पॉइंट ए से बी पे पहुँच गए, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट बी है, तो मैंने ये वेक्टर बनेगा आपका वेक्टर ए बी।
और बी से चल के आप पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गए, तो मैंने ये बोल दिया ये आपका जो वेक्टर है, ये आप वेक्टर आपका बी सी। तो अब जो आपका जो फाइनल पोजीशन है ना वो आपकी ये है। तो मैं कहूँ भाई बताओ आपका जो पोजीशन के अंदर जो चेंज आया वो बताओ उसका नेट रिजल्टेंट क्या है। तो मेरे को क्या निकालना है, आपकी पोजीशन का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो देखो ये आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट सी फॉलोइंग पॉइंट ए एंड बी, यानी ओ से सी पे जा रहा है, किसको फॉलो करता हुआ, पॉइंट ए और बी को। इफ ओ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड, और वो बोल दिया आपका कितना है, 4 मीटर है। फाइंड नेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखोगे। तो देखो ओ ए और जो ए बी है उनके ओ ए के हेड के ऊपर आपकी जो ए बी वेक्टर है उसकी टेल रखी है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ओ को आपका पॉइंट बी से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो आपका वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आपका हो गया ओ बी। ये ओ बी वेक्टर क्या कर रहा है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आपका अगर मैं ओ बी लिखता हूं यहाँ पे, तो आपका जो वेक्टर ओ बी आएगा ये आपका वेक्टर ओ बी हो जाएगा, आपका वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर आपका ए बी, यानी आपका ओ ए प्लस में ए बी। अब देखो इन दोनों को हटा दो क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ओ बी। अब मेरे को निकालना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ओ सी। तो देखो इस वेक्टर के हेड के ऊपर इस वेक्टर बी सी की टेल रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर के हेड से मिला दूंगा। तो जैसे इस वेक्टर के हेड से मिलाओगे आप, तो ये आपके पास में नेट रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास में रिजल्टेंट आ जाएगा आर। तो आपके पास में जो आर आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर ओ बी प्लस में वेक्टर बी सी। तो आपका जो वेक्टर आर आएगा वो हो जाएगा आपके पास में ओ बी प्लस में बी सी। लेकिन देखो जितना वेक्टर यहाँ पे आर का लेंथ नजर आ रहा है उतना ही किसका लेंथ है, वेक्टर ए बी का। और यहाँ पे देखो लिखा है कि जो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 4 मीटर के। तो जो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर है, तो इसका मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 4 मीटर। तो अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो आपके पास में कितना आएगा, 4 मीटर। तो देखो यहाँ पे आप चले थे यहाँ से यहाँ पे, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 4 मीटर। प्लस में यहाँ से यहाँ पे गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। और यहाँ से यहाँ पे आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। और आपका जो नेट रिजल्ट निकला तो आपके पास में कितना है, वो है आपका 4 मीटर। देखो लेकिन आप चले कितना हो, 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे 4 + 4 + 4 करोगे तो कितना आया, 12 मीटर। तो यहाँ पे देखो 4 + 4 + 4 नंबर्स को ऐड करते हो यहाँ, तो हमारे पास में कितना आता है, 12। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वेक्टर्स के अंदर भी वो 12 ही आए। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर 4 + 4 + 4 कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या और ज़्यादा वेक्टर्स को हम डायरेक्ट नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, हमें उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन का वेक्टर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उसका पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में ट्रायंगल बनती है। जैसे मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। सपोज करो आपके पास में ये जो वेक्टर पहले ऐसे रखे थे, मान लो ये आपका वेक्टर ए था और मान लो ये वेक्टर आपका बी यहाँ पे रखा था। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करने के लिए क्या किया, मैंने वेक्टर के हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल को रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे ही हुआ है कि वेक्टर ए का हेड ये रहा और बी की जो टेल है इस हेड के ऊपर रखी है। तो मैंने बताया था जब भी 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल को रखेंगे और पहले वाले की जो टेल होगी उसको डायरेक्ट मिला देंगे दूसरे वाले के हेड से। तो ये जैसे ही इसके हेड से मिलेगा तो ये आपके पास में नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपके पास में जो वेक्टर सी आएगा वो क्या बन जाएगा, आपके पास में
वो बनेगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो आपके पास में वेक्टर सी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अब क्या है, आपके पास में वेक्टर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर सी। अब आपसे पूछे कि भी बताओ, अगर मैं आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे देता हूँ और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे देता हूँ, तो बताओ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या सीखना है कि ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में ये वेक्टर ए और बी को ऐड किया और मेरा वेक्टर सी आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं इस वेक्टर बी का जो लेंथ है इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इस वेक्टर बी के लेंथ को बढ़ा करके यहाँ तक ले आया तो आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब देखो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो अब इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हेड यहाँ पे आ गया तो वेक्टर सी जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो इसका मतलब जैसे ही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो तो आपका वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड, अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ तो, अगर मैं वेक्टर ए को डबल कर दूँ तो, उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो अगर मान लो वेक्टर ए को अगर मैंने पीछे बढ़ा दिया तो यहाँ पे मान लो इसकी टेल आ गई। अब यहाँ पे इसकी टेल है और वेक्टर बी का हेड यहाँ पे है, अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेंगे, तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई, फिर बढ़ गई। तो इसका मतलब अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ तो भी सी की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ तो भी क्या हो रहा है, सी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब दो चीज़ तो ये होगी, ए का मैग्नीट्यूड पे भी सी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा और बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। जो थर्ड चीज़ आती है वो क्या होता है, अगर मान लो ये वेक्टर बी आपका ऐसे रखा है इस साइड में, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को थोड़ा सा और इस साइड घुमा दिया। अगर मैं इस साइड घुमाऊंगा तो देखो अब जो वेक्टर बी का जो हेड है वो इस पॉइंट के ऊपर होगा, जो ये पेन की पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर वेक्टर बी आ जाएगा तो अगर मैं अब मिलाता हूँ वेक्टर सी को ऐसे, तो आपके पास में वेक्टर सी का लेंथ फिर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो इसका मतलब जैसे इस वेक्टर का एंगल आप चेंज कर रहे हो तो उसके साथ ही आपका वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो मैं बता रहा हूँ क्या कि वेक्टर जो सी का मैग्नीट्यूड है ना वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड पे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे और वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल बना है उसके ऊपर, यानी आपका थीटा के ऊपर। तो इसका मतलब जब आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालोगे तो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो ये आपका एंगल थीटा है। अब देखो, मैंने बताया था ऐड करते हैं तो एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखते हैं, लेकिन जब दो भी वेक्टर्स का एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों की टेल को मिलाते हैं, दोनों के हेड को मिलाते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैंने वेक्टर बी और ए का आपका एंगल निकालना था थीटा, तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से उठाया, इसकी टेल को मैंने यहाँ पे रख दिया, हेड आपका आगे की साइड चला गया। तो क्या हुआ, दोनों के आपका वेक्टर ए का जो ये टेल है यहाँ पे आ गया और हेड आपका आगे की साइड चला गया। तो देखो दोनों की टेल मिल जाएंगी और वेक्टर बी की टेल भी यहाँ पे, वेक्टर ए की टेल भी यहाँ पे, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखोगे, तो देखो लेट एस टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और जो बी है ना वो रिप्रेजेंट किससे हो रही हैं, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि दोनों को सेम ऑर्डर में लिया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, लेकिन सी की डायरेक्शन देखोगे तो देखो इन दोनों से अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो ए से बी ऐसे होता है, ये पी से क्यू फिर ऐसे होता और फिर ऐसे होता, लेकिन क्या है, ये डायरेक्शन उसके अपोजिट में है। तो ये आपके पास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं जो इस डायग्राम के अंदर हमने लिखा है। अब देखो इस फिगर के अंदर क्या क्या चीज़ दी है उनको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखो इन दिस फिगर वेक्टर ए एंड बी हैव एन एंगल थीटा बिटवीन देम, यानी ए और बी के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका थीटा। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर सी मेकिंग एन एंगल बीटा, इसको हम बोलते हैं बीटा।
तो ये आपके पास में है बीटा, ये आपका बीटा होता है, इसका ध्यान रखना है, बीटा। तो ये आपके एंगल जो बना रहा है वो आपका बीटा बना रहा है, आपका ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा है, और जो आपका सी जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो आपका बीटा है विद ए। अब ड्रॉ आर एस इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अब क्या किया, पॉइंट जो ये आर है ना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पी क्यू पे। ये जो लाइन पी क्यू है ना, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे ही मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये आपका जो परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, आर एस। अब ए बी सी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड वेक्टर सी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपका सी है। तो आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड तो दिया है और सी का आपने निकालना है। अब क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हम इन ट्राइंगल क्यू आर एस, यानी आपकी जो ट्राइंगल होगी क्यू आर एस, यानी आपकी ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपके पास में, क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपके पास में एक ट्रिक होती है याद करने की। तो यहाँ पे देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका कोस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो देखो आपके पास में सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, आर एस। तो बेस आपके पास में कौन सा बनेगा आपका, ये क्यू एस। तो क्यू एस आपका बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया आपका, ये क्यू आर। तो यहाँ पे जब मैं कोस थीटा निकालता हूँ तो मेरे पास में आएगा कोस थीटा क्या बन जाएगा, क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर। और देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर वो किसके इक्वल है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि जितनी लेंथ वेक्टर बी की है उतनी लेंथ किसकी है, क्यू आर लाइन की है। तो क्यू आर की जगह तो क्या आ जाएगा आपके पास में, वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आपके पास में जो क्यू एस बनेगा वो बन जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा, क्यू आर को इस साइड ले गई। तो आपके पास में क्यू एस की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं निकालता हूँ आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास में, आर एस, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास में, क्यू आर। तो मैंने लिख दिया आर एस डिवाइडेड बाई क्यू आर, क्या बन गई है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इस क्यू आर को इस साइड फिर ले गया, तो क्यू आर क्या है आपके पास में, बी है। तो आपके पास में आर एस की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एस, अब क्या करते इस बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते, पी आर एस, ये पूरे बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो अगर मैं पी आर एस की बात करूं तो देखो पी एस किसके इक्वल होगा, पी एस कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो अगर मेरे को पी एस निकालना है तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पॉइंट पी से लेकर के क्यू तक प्लस में क्यू से लेकर के एस तक, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ दोनों लाइन को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पी एस। तो मेरा जो पी एस आएगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस में क्यू एस। तो आपके पास में आ गया पी क्यू प्लस में क्यू एस। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, प्लस में क्यू एस। अब देखो क्यू एस क्या होगा, क्यू एस अभी निकाला है यहाँ पे, क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा बी कोस थीटा। तो यहाँ पे बी कोस थीटा, तो दोनों को ऐड कर दिया और मेरे पास में क्या आ गया, पी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अगर मैं इस पी आर एस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो देखो जो पी आर का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एस स्क्वायर प्लस में आर एस स्क्वायर। तो आपका जो पी आर स्क्वायर आया वो किसके इक्वल आया, पी एस स्क्वायर प्लस में आर एस। तो अब देखो पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू ये ए प्लस बी कोस थीटा। तो पी एस की जगह के ऊपर रख दिया मैंने ए प्लस बी कोस थीटा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर प्लस में आर एस स्क्वायर। आर एस की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने बी साइन थीटा की वैल्यू रखी और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। और ये जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। तो मैंने जो ये फॉर्मूला यूज़ किया वो कहाँ से यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यूज़ किया है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे आया आपके पास में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, ए प्लस में बी कोस थीटा जो आया था ना उसके स्क्वायर को ओपन कर दिया है। आपके पास में जो ये था ना ए प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर को खोल दो।
तो जैसे इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो आपके पास में ये आ जाएगा और आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे कैसे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, पता है कि आपका जो पी आर है वो पी आर क्या है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ही तो है। पी आर क्या है, ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। तो मैंने क्या किया, पी आर की जगह के ऊपर रख दिया सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड को। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे रख दिया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो पी आर स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस में ये अब इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर को आपका यहाँ पे कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो आपका कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो बी स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया तो आपके अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। और क्या बच गया, प्लस में 2ab कोस थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो आपके पास में जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ए स्क्वायर ऐसे कैसा, बी स्क्वायर ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2ab कोस थीटा ऐसे कैसा। अब मैंने क्या किया, इस सी स्क्वायर का इस साइड लेगा स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो उसका अंडर रूट। तो आपके पास में जो वेक्टर आपका जो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो ये जो सी है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके पास में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब देखो मैंने बताया था कि आपका जो बीटा है ना, ये आपका एंगल है किसके साथ में, वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ में। तो अब देखो इस बीटा को भी निकाल सकते हैं। अब देखो बीटा को निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम बोलते हैं टेंजेंट निकालते हैं। देखो मैंने बताया था कि आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, आर एस, और बेस क्या है आपके पास में, पी एस। तो देखो आर एस अभी निकाला था वो कितना आया था आपके पास में, बी साइन थीटा, और पी एस अभी निकाला था वो कितना आया था, ए प्लस बी कोस थीटा। तो मैं जब टेंजेंट बीटा को निकालता हूँ तो टेंजेंट बीटा क्या होगा, आर एस अपॉन में पी एस। तो वो बन जाएगा आर एस हो जाएगा बी साइन थीटा और पी एस की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये क्या है, आपका एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए, और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्राई एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ना, उनके बीच में आपका एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, जो वेक्टर बी ऐसे है ना, ये वापसी ऐसे इसी लाइन में आ गया, ऐसे जैसे इस लाइन के अंदर आ गया तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो देखो सिंपल आपका दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको। डायरेक्ट जैसे हमने जोड़ा था, आपका फोर्स प्लस में आपके भाई का फोर्स क्या हो गया था, 80 न्यूटन। तो ऐसे ही हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो हम सिंपल भी बोल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करता हूँ थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 क्या होता है आपका 1। तो यहाँ पे बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा 1 हो जाएगा। और देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो देखो उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास में बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। तो आपके पास में जो मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। उसको मैं क्या सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। अब क्या किया, मान लो वेक्टर बी को उसके अपोजिट साइड कर दिया वेक्टर ए की, तो अब क्या होगा, एंगल कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आपका जो सी मिनिमम जो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो भी सेम वही है। अगर मैं थीटा की जगह अब मैं कितना पुट करूँ, 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो -1 अगर यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे। अब इस पॉइंट ये आपका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपके पास ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो ये आपके पास में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी उस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
ये कह रहा है इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एक्स एंड एंगल दे रखा है थीटा, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। कि आपके पास में दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास में x, और दोनों के बीच में जो आपका एंगल है ना वो कितना है, थीटा डिग्री है। अब दोनों का जो c आएगा उसका c का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो मेरे पास में दे रखा है, गिवन क्या है, इफ वेक्टर a और जो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वो कितना है आपका x है, तो मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, वो ये है। तो यहाँ पे रखा मैंने a स्क्वायर की जगह पे क्या कर दिया, x स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह के ऊपर क्या कर दिया, x स्क्वायर, प्लस में 2a की जगह x आ गया, b की जगह x आ गया, कोस थीटा ऐसे कैसा। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस में x इंटू एक्स 2x स्क्वायर कोस थीटा। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन नहीं है क्या, अगर मैं इस 2x स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ और बाहर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका, इसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ अंडर रूट से, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा आपका एक्स बन जाएगा। तो अंदर बचेगा 2 इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। और देखो 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है कि आपका 1 प्लस कोस थीटा होता है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि आपका एंगल का हाफ हो जाएगा और कोस का स्क्वायर हो जाएगा और उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या है 2 इंटू में 2, ये क्या हो जाएगा आपका 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो आपके पास में जो सी का मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2x इंटू में, अब कोस स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो क्या बन जाएगा कोस ऑफ थीटा बाई 2। तो आपके पास में जो सी की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो आपको ये एग्जाम्पल आपका उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे आपके पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। मान लो आपके पास में एक वेक्टर ए दे रखा है और उसको हमने किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो आपके प्लस डायरेक्शन में भी आपका 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और माइनस में भी 0 से स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपका किसी वेक्टर को मैंने क्या किया, वेक्टर ए को रियल नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वेक्टर बनेगा ना वो क्या बनेगा आपके पास में, वो आपका n टाइम्स a हो जाएगा। तो आपके पास में जो वेक्टर a था, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए रियल नंबर n to a vector a, then it becomes n times of a. Its magnitude become n times of vector a, but its direction does not change. यानी कि अगर किसी वेक्टर a को n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो बन जाएगा आपका n टाइम्स a, सब उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो n है ना वो क्या एक रियल नंबर है, इट कैन, जो आपका जो रियल नंबर है वो कैसा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके पास में जो n की वैल्यू वो क्या होगी +-1 +-2 +-3। तो अब देखो n की वैल्यू को अगर मैं प्लस लेता हूँ तो इसका मतलब वो आपका वेक्टर a होगा उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो ये आपका वेक्टर a है, अब अगर वेक्टर a को मैंने n से मल्टीप्लाई कराया और जो आपका n है ना वो मैंने ले लिया प्लस, अगर मैं n प्लस का लूँगा तो मेरा जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर a का डबल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर n की वैल्यू को अगर यहाँ पे 10 रख दोगे तो उसका 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी वेक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब क्या किया, उसका नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं रियल नंबर की। अगर मैं उसको n की बजाय -n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो उसके अपोजिट हो जाएगी। वेक्टर a की डायरेक्शन इस साइड है तो वेक्टर -na की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो आपको ये छोटी सी चीज़ है, इसका भी ध्यान रखना कि किसी रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अब देखो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, उनके एग्जाम्पल दिए थे। जैसे आपका स्पीड था, आपका टाइम था, आपका टेम्परेचर था, आपका वॉल्यूम था, आपकी डेंसिटी थी, वो सारे क्या थे, स्केलर क्वांटिटी थी। तो देखो जब किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एस। अब मैंने क्या किया, वेक्टर ए को स्केलर एस से मल्टीप्लाई किया है।
इट बिकम्स ए वेक्टर एस टाइम्स ए, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, एस टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो हुज मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज बाई एस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बट इट्स डायरेक्शन इज सेम ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज कर जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दिस द यूनिट ऑफ एस ए विल बी चेंज। अब देखो मान लो आपका वेक्टर ए फोर्स का वेक्टर है, तो फोर्स की आपको यूनिट पता वो न्यूटन होती है। अब मान लो इस फोर्स के साथ मैंने टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया। अगर टाइम देखो एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स मान लो आपका 10 न्यूटन दे रखा है और टाइम दे रखा है आपका 5 सेकेंड। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके पास में जो एस ए आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 5 सेकेंड, तो आपके पास में आ जाएगा 15 न्यूटन सेकेंड। लेकिन जो इस 15 न्यूटन सेकेंड की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, जो इस फोर्स की डायरेक्शन है, एफ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, लेकिन किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यूनिट चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन उस रियल नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो सेम डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सपोज करो आपके पास में न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपका जो न्यूमेरिकल है वो किस बेस पे, आपका ट्राइंगल लॉ के ऊपर है। ये क्या कह रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है 3p एंड 2p इज r। ये क्या कह रहा है, दो वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर आपका a है और आपका एक वेक्टर दे रखा है b, ये वेक्टर आपका b है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट दे रखा है वो आपका वेक्टर r है। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या करोगे, a के टेल को b के हेड से मिला दोगे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है r। तो देखो आपके पास में ये कह रहा है कि आपका जो वेक्टर r है ना वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी है, यानी वेक्टर a की मैग्नीट्यूड दे रखी है, वो दे रखी है 3p, यानी वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है 3p और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड दे रखी है आपकी 2p, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में r, क्योंकि ये कह रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो आपका r है। अब ये कह रहा है इफ़ द फर्स्ट इज डबल, यानी कि जो आपका जो पहला वेक्टर है ना इसको डबल कर दिया। डबल करने का मतलब क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वेक्टर की जो लेंथ थी वो क्या होगी, उसके डबल हो गई। अब वेक्टर आपका a ये होगा। अगर मैं पहले वेक्टर को डबल कर देता हूँ व्हाट, तो क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट इज डबल द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, यानी कि जो नया जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मैंने बोल दिया आपका आर डैश वेक्टर है। तो जो नया रिजल्टेंट वेक्टर आया वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, डबल हो गया। पहले आर था तो अब क्या हो गया, 2r हो गया। तो जैसे ही a को डबल किया वैसे ही उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ सोचने की है, अब निकालना क्या है मेरे को, एंगल बिटवीन देम, यानी a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर एंगल क्या होता है, दोनों के बीच का। तो क्या करते हो, वेक्टर a को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो मैंने इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका वेक्टर a है। तो देखो दोनों की टेल टेल मिल गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे देखो एंगल बना थीटा। लेकिन देखो जैसे इसकी लेंथ को बढ़ाओगे तो एक बार सोचो, क्या ये आपका जो वेक्टर है, जो वेक्टर b के साथ जो एंगल बनाएगा, क्या वो एंगल चेंज होगा? तो देखो ये वेक्टर का एंगल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर a को तो मैंने बढ़ाया, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अब अगर मैंने बताया वेक्टर b को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखता हूँ तो क्या बनेगा, आपका वेक्टर b ऐसे आएगा। तो देखो जो पहले एंगल था वो ये एंगल क्या रहेगा, अब रहेगा, यानी एंगल चेंज नहीं कर रहा। तो अब मेरे को क्या निकालना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा कितना होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, मेरे को पता है कि ट्रायंगल वेक्टर एडिशन से मैंने रिजल्टेंट निकाला था कि आपका जो रिजल्टेंट जो आएगा उसका फॉर्मूला आएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला अभी आपने निकाला था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो a की वैल्यू कितनी दी है, 3p, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना दिया है,
2p। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि आपका जो पास में जो r आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको इस अंडर रूट को इस साइड लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू है 2p तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a की वैल्यू है 3p इंटू में b की वैल्यू है 2p और कोस ऑफ थीटा। तो आपके पास में ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ऐसे मैं सेकंड की वैल्यू निकालता हूँ तो जैसे मैंने डबल किया तो उसने कहा कि जो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या होगा डबल हो गया, यानी वो भी क्या होगा आपका 2r हो गया। तो अब मैं फिर ये फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो पहले r था अब क्या हो गया वो आपका 2r हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या होगा डबल, पहले 3p था तो अब क्या हो जाएगा 6p, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में b का कोई चेंज नहीं है तो आपका 2p ऐसे कैसा इसका स्क्वायर प्लस में 2a की वैल्यू कितनी होगी अब 6p और b की वैल्यू कितनी है 2p इंटू में कोस ऑफ थीटा। ये आपके पास में क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे 36p स्क्वायर प्लस में 4p स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 6 12 इंटू में 2 24 p इंटू में p करोगे तो आपका p स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। ये आपके पास में सोल्व करने के बाद आया। और देखो ये क्या है आपके पास में ये 4r स्क्वायर है, देखो r की वैल्यू आपके पास ये रही। अगर मैं इसको सोल्व करके थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ तो 4 आपका ऐसे कैसे आएगा 4 इंटू में r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9p स्क्वायर प्लस में ये आपका करोगे तो 4p स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू में 12p स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। ये ऐसे कैसे, यानी मैंने r की वैल्यू पुट कर दी ये। अब r की वैल्यू ऐसे कैसे और ये इस साइड की इक्वेशन मैंने ऐसे कैसे रख दिया। ये आ गया आपके पास में 36p स्क्वायर प्लस में 4p स्क्वायर प्लस में 24p स्क्वायर कोस थीटा। तो आपके पास में ये आ गया। अब देखो आपके पास में इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 4 के अंदर 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 36p स्क्वायर प्लस में इस किसके साथ कराओगे तो 16p स्क्वायर प्लस में इस किसके साथ कराओगे तो 4 के आपके 12 के साथ कराओगे तो 48p स्क्वायर कोस थीटा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 36p स्क्वायर प्लस में आपका बनेगा 4p स्क्वायर प्लस में बन जाएगा आपका 24p स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। तो देखो 36p स्क्वायर से 36p स्क्वायर कैंसिल होगा। अगर मैं 4p स्क्वायर को इस साइड लेता हूँ तो ये 16 है तो कितना बचेगा आपका 12p स्क्वायर। अब इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस 48p स्क्वायर कोस थीटा उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 24p स्क्वायर कोस थीटा ऐसे कैसा माइनस में आपका आ जाएगा आपका 48p स्क्वायर कोस थीटा। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास में ये कितना बचेगा 24 48 तो आपका क्या आएगा 12p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -24p स्क्वायर कोस थीटा। तो देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अब देखो ये -24 इसके क्या है मल्टीप्लाई में, तो जो कोस थीटा करोगे तो आपका कोस थीटा इसको इस साइड ले आओ तो माइनस का बन जाएगा 12/24, इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2 और -1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है -1/2 होता है आपका कोस ऑफ 180 - 60। तो आपके पास में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में आएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो होती है आपके पास में 1/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आया है -1/2 तो इसका मतलब आपका जो कोस की वैल्यू क्या है नेगेटिव है और -1/2 किस पॉइंट के ऊपर किस एंगल के ऊपर होती है वो होती है आपके 120 डिग्री के ऊपर। तो आपके पास में जो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर बी इस साइड नहीं बल्कि वेक्टर बी आपका इस साइड है, तो आपका एंगल क्या बना ये बना आपका 120 डिग्री और ये कितना है आपका 60 डिग्री। तो ये इन दोनों आपका जो वेक्टर्स था उनके बीच का एंगल था। ऐसे आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है।
अब जैसे ये सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया, एक बार अपने वीडियो को यहीं पे रोकें और इस न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करके देखें, बार बार 2-3 बार ट्राई करें। अगर आपका सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें और इसका सॉल्यूशन देखें। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट है क्या है, 0 है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब देखो 3 वेक्टर है, मान लिया वो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है। ये तीनों वेक्टर हैं और ये कह रहा है तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैं आपका अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैंने बोल दिया तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो डी है। अब देखो ए बी और जो सी है, अब देखो मैंने कहा था आपका जो जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिला देता हूँ, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर आता था सी। तो रिजल्टेंट वेक्टर सी होता था, वो क्या होता था आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैंने क्या करना है कि इनके रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करना है, 0। और देखो अगर मैं सी को माइनस सी, अगर मैं सी को माइनस सी इसमें से माइनस कर देता हूँ तो देखो मेरे पास में क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे देखो जो माइनस सी है ये क्या है, अगर सी की डायरेक्शन ये है तो माइनस सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, आपका माइनस सी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इस साइड था उसकी बजाय उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसके अपोजिट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपके पास में जो a प्लस बी है ना वो किसके इक्वल है, वो माइनस सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, उसका नेगेटिव वेक्टर है, तो आपके पास में ये आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया था कि आपके पास में जो c का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। अब ये अप्लाई कर दो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या है, वो आपका डी है, तो आपका डी स्क्वेयर आ जाएगा। प्लस में बी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि तीनों वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपके पास में बी का स्क्वेयर करोगे डी स्क्वेयर आ जाएगा। प्लस में 2a आपका डी है, बी भी आपका डी है और कोस ऑफ थीटा। और इसमें बताया कि आपका c का मैग्नीट्यूड भी कितना है, d है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास में c का मैग्नीट्यूड भी d है, ऐसे कैसा, इज इक्वल टू, अब ये जो अंडर रूट है ना इसको इस साइड ले आओ तो ये स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका डी स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर क्या हो गया, 2d स्क्वेयर, प्लस में d इंटू में d करोगे तो 2d स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा। तो देखो तीनों में से आपका d तो कैंसिल हो गया, डी स्क्वेयर को कॉमन ले लो, उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपका कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा इस साइड, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, आपका जब डी स्क्वेयर कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, तो देखो आपके पास में क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर 2 को इस साइड ले जाऊँगा तो आपके पास में बनेगा 1/2, तो आपके पास में बनेगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1/2 माइनस 1, तो आ जाएगा -1/2। तो आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यही आ जाएगा आपके पास में कोस थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 120 डिग्री। तो यानी कि तीनों वेक्टर्स के बीच में जो आपका जो एंगल बनेगा ना वो आपका कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी आपके पास में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें। थैंक यू।